अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है, या कह लें कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की जो थ्योरी है उसके ऊपर बेस करता है। तो इसमें दो बुनियादी चीजें थे, दो हाइपोथेसिस थे, जैसे आप देख सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो इनको डिटेल में जरा समझते हैं, क्यों हमें एडवांटेज, किसका क्या फायदा रहा। तो मेन टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस साइज में बड़ा छोटा होता है, उसका जो कंपैक्ट साइज होता है न्यूक्लियस का, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपके पास 99.99 जो परसेंट मैस है एटम का, वो सारा न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक। तो अब दो हाइपोथेसिस थे जो आपको कंपैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस समझाते हैं। उनमें से पहले वाला है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या था, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो ये क्यों कहा गया, क्योंकि आपके पास यानी जो एलिमेंट्री थे यानी कॉन्स्टिट्यूएंट, वो बेस करते थे कि अल्फा और बीटा निकलते हैं। जब अल्फा डिके बीटा डिके स्टडी किया गया तो बीटा डिके तो बुनियादी तौर पे आपके पास नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन थे, यानी एक ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो आपके पास इसलिए सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस में जो मैस नंबर ए और एटॉमिक नंबर जी, तो उसमें ए आपका प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक होगी बात। तो ये जो प्रेजेंस है ये आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस उसके मैस में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, मगर वो सिर्फ किस में देगी, चार्ज में। फिर क्या हुआ, अब ये आपके पास इससे अल्फा और बीटा की सक्सेस तो होगी, यानी उसे समझ आया इसने थोड़ा सा, लेकिन आपके पास यानी ये बीटा मिशन जो था उसको इंश्योर करता था कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर है तो वो बीटा निकल आएंगे। इसी तरीके से आपके पास अल्फा में भी क्या था, 4 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे जो न्यूक्लियस में, तो वो उस बात को समझा रहा था, यानी अल्फा डिके बीटा डिके को इसने अपने तौर पे समझाया। मगर अब जरा वो बातें जो इससे नहीं समझ आती थी, उनमें सबसे बुनियादी चीज थी स्पिन। अब जो स्टैटिस्टिकल नेचर है न्यूक्लियर की, वो तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करती है, यानी उसी कंसेप्ट पे है। अब जिसमें ए और जेड यानी एटॉमिक आपका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर जो है, उसमें ए प्रोटॉन है, ए माइनस जी इलेक्ट्रॉन है, जो इस थ्योरी के मुताबिक। तो जो स्पिन है ऑड और न्यूक्लियस की, या जो ऑड इवन न्यूक्लियस की है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करती। अब वजह पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन दोनों की हाफ होती है। अब जो न्यूक्लियाई इवन नंबर वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले हैं, उनकी तो इंटीग्रल स्पिन हो जाएगी, और जिनकी ऑड नंबर वाले प्रोटॉन है उनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन हो जाएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करती। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते। जब डी ब्रॉगली का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं हाइजेनबर्ग की, तो उसमें अगर आप एटम का साइज लगाते हो, न्यूक्लियस का साइज लगाते हो 10⁻⁻14, तो आप एच की वैल्यू लगाओ, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाओ, तो जो स्पीड आती है वो आती है 7.3 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। और हम जानते हैं कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को तो एक्सीड कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो इस स्पीड से चलेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अब चूंकि अंदर है न्यूक्लियस के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, और हम जानते हैं दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1000 टाइम होता है प्रोटॉन से। तो इसका मतलब उसे डोमिनेट करना चाहिए कि आपके पास जब आप उसका ओवरऑल न्यूक्लियस का देखोगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का आना चाहिए। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटल करके देखते हैं तो वो प्रोटॉन के ऑर्डर का है। तो इससे भी फैक्ट पता चलता है कि भाई आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते। अब इससे पता फिर आगे चलता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। 1932 में जब आपके पास चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी आई। अब इसमें जो मैस नंबर था वो Z, और आपके पास एटॉमिक नंबर Z और मैस नंबर A। अब जो Z थे वो प्रोटॉन थे और A माइनस Z क्या थे, न्यूट्रॉन थे।
और जो इलेक्ट्रॉन थे वो अब स्पेस में और न्यूक्लियस के गिर्द ओवरऑल एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब ये कामयाब मॉडल क्यों रहा, क्योंकि आपके पास इसने समझा दिया, न्यूक्लियर स्पिन वाले मामला भी एग्री कर गए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट वाले मामला भी एग्री कर गए, ठीक हो गया, यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो रहे थे इसके साथ। और आपके पास आइसोटोप की भी समझ आ रही थी, उस पुराने मॉडल के अकॉर्डिंग आइसोटोप भी समझ आते थे। तो अब आपके पास जो गिवन एलिमेंट का आइसोटोप होगा वो न्यूट्रॉन की तादाद पे फर्क कर जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो आइसोटोप बनेंगे। फिर अब जो बीटा मिशन है वो कैसे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन टूटेगा, एक प्रोटॉन बनेगा, एक नेगेट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन इधर प्रोटॉन टूटेगा तो एक न्यूट्रॉन बनेगा, साथ में एक पॉजिट्रॉन आएगा। इसमें हमने न्यूट्रिनो का भी जिक्र नहीं किया, जस्ट एक सादा सादा सा कंसेप्ट दिया है। फिर क्या जनाब कि अल्फा पार्टिकल जो एमिट होता है तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यानी हीलियम न्यूक्लियाई निकलता है वहां से, हीलियम एटम नहीं निकलता। न्यूक्लियाई के अंदर तो जाहिर है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही होंगे, तो इससे अब अल्फा और बीटा भी इसने एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल ने, तो इसलिए ये सक्सेसफुल मॉडल था, इस वजह से इसको अब आजकल यही चलता है हमारे पास। तो ये आपके पास अब आपको दोनों हाइपोथेसिस की समझ आ गई कि माजी का भी आपको पता चल गया कि पहले क्या था, यानी एक तरह से हिस्ट्री की बात कर ले, और मौजूदा जो मॉडल है वो भी अब आपको समझ आ गई। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।